हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सौंदर्य क्या है, सौंदर्य शास्त्र क्या है, सौंदर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सौंदर्य वर्ड का जो है कौन सी भाषा से लिया गया है जो सौंदर्य वर्ड है, और कौन से दार्शनिक ने इसको सबसे पहले प्रयोग किया और जो है कब किया। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया हुआ है और उसकी कुछ परिभाषाएं भी बताई गई हैं कि किस डिक्शनरी से सौंदर्य वर्ड को उठाया गया है, कहाँ से सौंदर्य के बारे में पूरा उसको परिभाषित किया गया है। तो जो है लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि जो कला है वो सौंदर्य में कला कहाँ पे उपयोगी है या कला सौंदर्य में कला क्या है, तो ये भी बताया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप लोग का, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो दार्शनिक हैं सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत, उन्होंने अपने क्या क्या मत प्रकट किए हैं, उनकी क्या विचारधारा थी सौंदर्य को लेके। तो सब दार्शनिक ने जो है अपना अलग अलग एक सिद्धांत बताया हुआ है। किसी ने जो है अनुकरण में, फोटोकॉपी में, प्रतिछाया में सुंदरता देखी है, किसी ने उपयोगी चीज़ों में सुंदरता देखी है, किसी ने जो है नेचुरल या कृत्रिम चीज़ों में सुंदरता देखी है। तो सब जो दार्शनिक थे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने अपने मत जो है उसमें दिए हुए हैं कि सौंदर्य उनके हिसाब से या उनके नज़रिए से, उनकी किस अनुभूति में वो सौंदर्य देखते हैं, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले हम लोग जो है सौंदर्य के बारे में, सौंदर्य के प्रकार के बारे में और जो पाश्चात्य सौंदर्य है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को और बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं दार्शनिक के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं सौंदर्य के प्रकार। सौंदर्य के दो प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से? भौतिक सुंदरता और संवेदनात्मक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी, और सेकंड है आपका सेंसुअस ब्यूटी। तो ये जो सौंदर्य के दो प्रकार हैं, तो इनको भी जो है दोनों प्रकार को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। भौतिक सुंदरता को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है आपका नैसर्गिक और सेकंड है आपका कृत्रिमता, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो जो भौतिक सुंदरता है वो जो है दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं इसमें कि नेचुरल चीज़ें भी सुंदर हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें भी सुंदर हैं। अब सेकंड है आपका संवेदनात्मक सुंदरता, मानवतावादी और नैतिक। तो ये जो है उन्होंने गुणों पे, यहाँ पे जो है संवेदनात्मक सुंदरता में गुणों के बारे में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं सौंदर्य शास्त्र व कला का दर्शन, मतलब सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ कला का क्या इसमें महत्व है, इसके क्या दर्शन है, कला का क्या दर्शन है इसमें, तो ये देखेंगे हम। अब इसमें सौंदर्य शास्त्र में कला के दर्शन होते हैं। देखिए सौंदर्य शास्त्र में जो है कला के दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो कला है और उसी में सौंदर्य, उसी से में जो है सौंदर्य, कला से ही सौंदर्य निकला हुआ है। तो सौंदर्य शास्त्र में जो है वो कला के दर्शन होते हैं। सौंदर्य शास्त्र क्षेत्र के विद्वानों ने सौंदर्य को कला, सांस्कृतिक और प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए जो सौंदर्य शास्त्र के मैं अभी दार्शनिक विद्वानों की बात कर रही थी, तो उन्होंने कला, संस्कृति और प्रकृति, इनकी जो प्रतिबिंब हैं, मतलब इनकी जो प्रतिछाया हैं, उनके रूप में सौंदर्य को परिभाषित किया है कि कला के किस रूप में वो सौंदर्य देखते हैं, संस्कृति में किस प्रकार वो सौंदर्य देखते हैं और प्रकृति में किस प्रकार वो सौंदर्य देखते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जो है उन्होंने महत्वपूर्ण प्रतिबिंब बताया है। किसके रूप में, किसके जो है विषय में बताया? सौंदर्य शास्त्र के रूप में इनका जो है महत्वपूर्ण प्रतिबिंब बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं सौंदर्य शास्त्र बहुत साफ सुथरा बौद्धिक अनुशासन नहीं है। देखिए इसको बहुत साफ सुथरा क्यों नहीं बताया गया? आप लोग सोचेंगे कि ये मतलब क्या अटपटा सा पॉइंट है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सौंदर्य शास्त्र बहुत साफ सुथरा बौद्धिक अनुशासन नहीं है। मतलब इसमें जो है पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप इसमें बंध के एक ही चीज़ के बारे में जो है सारे एक ही अपने अपने विचार बता रहे हैं। तो इसमें कोई अनुशासन नहीं है कि एक ही चीज़ बतानी है। अब देखिए आपको जो है, आप अपने मत रखेंगे तो आपका अलग मत होगा, कोई दूसरा मत रखेगा उसी चीज़ को पढ़ के तो उसका दूसरा मत होगा। तो इसमें कोई बौद्धिक अनुशासन नहीं है, मतलब इसमें किसी चीज़ को बांधा नहीं गया है। तो सबने अलग अलग प्रकार से अपनी विचारधाराएँ बताई हुई हैं। तो यही वो कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब इसमें कोई बौद्धिक अनुशासन नहीं मिला है, कोई अनुशासन को इसमें फॉलो करके चीज़ें नहीं बताई गई हैं। सौंदर्य शास्त्र कला और प्राकृतिक से संबंधित है। देखिए जो सौंदर्य शास्त्र है, ये जो एस्थेटिक है आपका, ये जो है कला और प्राकृतिक से संबंधित है। देखिए हम कलाओं में ही तो सौंदर्य ढूंढते हैं कि कौन सी कला हमें प्रभावित कर रही है, तो कौन सी कला हमें सुंदर लग रही हैं। और या तो प्राकृतिक में देखते हैं, जो प्रकृति में जो जैसे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो किसी किसी को इसमें सुंदरता दिखती है।
तो जो सौंदर्य शास्त्र है वो कला और प्राकृतिक से संबंध है, मतलब कला की जो चीज़ें हैं उससे और जो प्राकृतिक की दी हुई चीज़ें हैं उससे संबंधित है। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार जो भी चीज़ें सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं वह अपने प्रमाण की वजह से सुंदर हैं। जब कोई चीज़ें उपयोगी हों वही सुंदर हैं। देखिए, जो आनंद कुमार स्वामी हैं ये एक इतिहासकार भी हैं, तो इन्होंने अपना मत रखा हुआ है, अपने जो विचारधारा है या अपना जो कोटेशन है उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी चीज़ें सुंदर हैं और जो व्यवस्थित तरीके से हैं, मतलब इनका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो उथल पुथल हैं उनमें ये सुंदरता नहीं देखते हैं। जो चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं, मान लीजिए जो है कोई भी आपका रूम है वो बहुत ही हर जगह हर चीज़ जो है हर अपनी जगह पे होगी, तो वो चीज़ वो बहुत व्यवस्थित ढंग से जो उसमें किया गया काम है वो चीज़ें उनको सुंदर लगती हैं, और जो उपयोगी हैं वो चीज़ें इनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वही चीज़ें इनको जो है सुंदर लगती है। किसको? आनंद कुमार स्वामी को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेन है, तो वो तो आपको जो है सुंदर कैसे लगेगा? उसके गुणों के अनुसार, वो आपके उपयोग में है, मतलब उससे आप लिखते हैं तो वो आपके उपयोग में है। तो आनंद कुमार स्वामी जी मानते हैं कि पेन जो है वो सुंदर नहीं है, वो जो लिखने का कार्य करता है वो सुंदर है। तो ये जो है उपयोगी चीज़ों को सुंदर मानते थे। कौन? आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं, सौंदर्य के साथ साथ कला के बारे में भी बताया गया है। देखिए, सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ जो है सौंदर्य शास्त्र में मैंने अभी आप लोग को बताया कि सौंदर्यता के बारे में तो वर्णन किया ही है, लेकिन आपका जो मुख्य है, जो आपका मुख्य विषय है, जो टॉपिक है वो क्या है? कला है। तो सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ कला का भी इसमें वर्णन किया गया है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि सौंदर्य शास्त्र में कला का क्या महत्व है। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य वस्तु के सौंदर्य अनुभव और सुंदर निर्णय जैसे जांचों का वर्णन करता है। देखिए, सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य वस्तु, देखिए जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, तो पहले हम उसको जो है अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग देखी, आपने उसको मतलब अपनी तरफ से अनुभव किया कि हाँ ये सुंदर है या नहीं सुंदर है, फिर आपने निर्णय लिया, तो जो है वस्तु जो है वो क्या होता है? एक जो है विषय होता है हमारा, तो उसको देख के हम अनुभव करते हैं, उसके बाद हम सुंदर निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें बहुत सुंदर लगी, तो जो है हम उसका निर्णय जो लेंगे वो भी तो सुंदर ही लेंगे। तो जैसे हमें कोई चीज़ बुरी लगेगी तो उसका जो निर्णय होगा वो भी बुरा होगा। तो वही वो कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य वस्तु के सौंदर्य अनुभव और सुंदर निर्णय जैसे जांचों का वर्णन करता है। मतलब जो चीज़ हमें सुंदर देख के जो हम अनुभव करेंगे, उसी चीज़ से हमारा जो निर्णय होगा वो भी सुंदर होगा। तो उन्हीं दोनों चीज़ों का जो जांच है, उन्हीं दोनों चीज़ों की, वही इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? सौंदर्य शास्त्र में। दार्शनिक ने न केवल सौंदर्य शास्त्र और कला के बारे में बोला है कि यह जो है कला के बारे में निर्णय लिया है, बल्कि यह भी बताया है कि कला क्या है। देखिए, दार्शनिक जो थे, जैसे मैंने बताया आप लोग को कि इसमें जो दार्शनिक देखेंगे अभी आप लोग आगे कि प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटिनस, ये सब दार्शनिक इसमें बताए गए हैं। तो जो दार्शनिक हैं वो कला के बारे में तो बोला ही है उन्होंने कि हाँ कला ये है, मतलब कलाएँ कौन कौन सी हमें प्रभावित करती हैं, तो ये तो बताया ही है कला के बारे में, तो इसमें निर्णय लिया ही गया है। बल्कि यह भी बताया गया है कि कला क्या है, मतलब सौंदर्य शास्त्र में कला कहाँ पे उपयोगी है, क्या महत्व रखती है। तो जो दार्शनिकों ने सौंदर्य के साथ साथ मतलब तो केवल सौंदर्य का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, अपितु जो है इसमें कला का भी वर्णन किया गया है। कला से सौंदर्य की व्युत्पत्ति मानी जाती है। देखिए, हम कोई चीज़ देखेंगे, कलाएँ कोई भी हो सकती हैं, चाहे वो नृत्य कला हो, संगीत कला हो, हस्तकला हो, कोई भी कला हो, तो जब हम देखेंगे, जब उसमें से अनुभूति करेंगे उसको, जब हमें वो सुंदर लगेगी, तो तभी तो हमें सौंदर्य का अनुभव होगा। तो वहीं से तो सौंदर्य शास्त्र की व्युत्पत्ति मानी जाएगी कि जब हम कलाओं को देखेंगे, जो है जैसे मान लीजिए आपने कोई अच्छा सा गाना सुना और आप उसको सुन के प्रसन्न हो गए, तो वो आपको क्या लगा? सुंदर लगा। तो वहीं से आपकी सौंदर्यता की जो उत्पत्ति है वहीं से होती है। तो वही वो कह रहा है, कला से ही सौंदर्य शास्त्र की भी उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब कलाओं के द्वारा ही हम जो है सौंदर्य का अनुभव करते हैं। सौंदर्य शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक उपयोग है जो यह समझने में कार्य करता है कि लोग कला की सामग्री और समस्याओं के संबंध में कैसे देखते हैं, सुनते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं। देखिए, सौंदर्य शास्त्र मनोवैज्ञानिक उपयोग क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आप लोग के सामने कोई जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ रख दी जाए, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा,
तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है, हाँ या मुझे नहीं पसंद है। तो वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक उपयोग ही तो है। जैसे मान लीजिए आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो आपके सामने चॉकलेट्स रख दी गई तो आप बहुत खुश हो जाओगे, उससे क्या मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। तो ये जो इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक उपयोग भी बताया गया है कि मतलब हाँ, आपके दिमाग का पता चलता है कि आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है, किस चीज़ को देख के या पा के आपको आनंद महसूस करते हैं, तो उसी से सौंदर्य प्राप्त होता है। तो यही वो कह रहा है कि उपयोग है, मनोवैज्ञानिक उपयोग है जो यह समझने में कार्य करता है कि लोग कला की सामग्री और समस्याओं के संबंध में कैसे देखते हैं, सुनते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं। तो जब हम चीज़ों को, वो लोग जो प्रैक्टिकली देखते हैं, तो उसी से पता लगाते हैं कि हाँ, हमें किस चीज़ में आनंद मिल रहा है, कि कौन सी चीज़ हमें बुरी लग रही है। तो जब हमें तभी पता चलता है जब हम उस चीज़ को करते हैं, सुनते हैं या फिर सोचते हैं, तो या फिर उसके ऊपर कार्य करते हैं। मान लीजिए आप लोग को जो है, आपने इमेजिन किया कि हाँ, मुझे यहाँ पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है, तो आप जब उसको कल्पना करते हैं उस चीज़ की, तो आप क्या बहुत खुशी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक उपयोग ही तो है। आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, आपको उससे आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको वो चीज़ें सुंदर लग रही हैं, आपको पहाड़ सुंदर लग रहे हैं, तभी आपका मन हो रहा है वहाँ जाने का। तो यही जो है, और मान लीजिए कल्पना करते हैं और फिर सुनते भी हैं, मतलब कोई भी जो है आप संगीत सुनते हैं, आपको उससे आनंद प्राप्त होता है, तो उससे हमारे क्या मनोवैज्ञानिक जो है वो दिमागी हालत का पता चलता है कि हाँ, हम इसको सुन के रिलैक्स महसूस करते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक उपयोग बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्थेटिक मनोवैज्ञानिक रचनात्मक प्रक्रिया है और सौंदर्य के अनुभव का अध्ययन करता है। देखिए सेम वही लाइन का यहाँ पे दोबारा बताया गया। एस्थेटिक जो है मनोवैज्ञानिक रचनात्मक प्रक्रिया है और सौंदर्य के अनुभव का अध्ययन करता है। तो जैसे मैंने आप लोग को अभी पीछे समझाया कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उस पर कार्य करते हैं, सुनते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसको करके अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करता है। तो आगे देखते हैं, जो इंद्रियों को आनंद देता है वह सौंदर्य है। देखिए हमारी जो इंद्रियां होती हैं, उनको जो संतोष प्रदान करे, जो जिसको देख के हमें खुशी मिले, जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्लावर है, वो देख के बहुत खुशी मिल रही है, तो वो आपके जो है इंद्रियों को संतोष प्रदान कर रहा है कि हाँ, मुझे ये अब प्राप्त हो गया, या फिर ये मुझे फूल दिख गया तो मुझे इससे बहुत खुशी मिल रही है। तो वो उसने क्या किया, आपकी इंद्रियों को आनंद दिया, आपकी इंद्रियों को शांत किया। तो ये जो फूल है वो क्या है, सुंदर ही तो है, तभी तो आपकी इंद्रियों को उसने आनंद दिया। तो जो चीज़ें हमारी इंद्रियों को आनंद दें वही चीज़ें सुंदर हैं। सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं, पदार्थ का गुण होता है। देखिए सौंदर्य यहाँ पे बोला है कि सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं होता, बल्कि पदार्थ का गुण होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास सेब है, ठीक है। अब जैसे सेब है आपके पास, तो वो एक पदार्थ हो गया, लेकिन वो खट्टा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो मीठा है तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो उसका गुण ही तो है, खट्टा या मीठा। तो जब वो मीठा होगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको सुंदर लगेगा। वो जो मीठापन है वो आपको सौंदर्यता प्रदान करेगा। तो कोई भी पदार्थ जो है वो उसका जो गुण होता है उसमें सौंदर्य बताया इन्होंने। बल्कि कई लोग जो है अपने जो है आर्टिफिशियल चीज़ों में सौंदर्यता देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चीज़ है जो उपयोगी भी है और वो देखने में भी सुंदर है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको उपयोग ना करके अपने पास रखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन कोई क्या करता है कि वो सुंदर तो है ही, पर वो जब तक उपयोग में है तब तक उनका उपयोग किया, नहीं तो फिर उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो यही वो बता रहे हैं कि कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ का गुण है। मतलब जब तक वो हमारे उपयोग में है वो हमें सुंदर लगती हैं। मानव अपने विवेक से सौंदर्य को समझता है। देखिए मानव अपने विवेक से सौंदर्य को किस तरह समझता है। जैसे आपको किसी चीज़ के या फिर मान लीजिए आपको कोई ड्रेस दिखाई गई या फिर कोई पेंटिंग दिखाई गई, मान लीजिए वो मैंने दिखाई हाँ कि ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही है, तो वो अपने विवेक से ही तो आप समझेंगे कि हाँ, मुझे ये जो है ये सुंदर लग रही है। तो यही वो कह रहा है कि मानव अपने विवेक से ही सौंदर्य को समझता है। हम उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं नहीं तुम्हें भी ये सुंदर लगना चाहिए। तो मानव अपने विवेक से ही सौंदर्य को देखता है और सौंदर्य का अनुभव करता है। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियाँ, रचनाओं से अभिव्यक्ति होने वाला, उनमें निहित रहने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है।
देखिए, जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें कलात्मक कृतियों के बारे में भी बताया गया है कि जो कलात्मक कृतियाँ हैं, उनकी जो रचनाएँ बनाई गई हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है, जैसे कोई पेंटिंग के बारे में बताया गया है और उसका टॉपिक क्या है, उसके बारे में क्या अभिव्यक्ति की गई है, तो वो चीज़ें क्या है, वो सौंदर्य शास्त्र में निहित हैं। मतलब जब उसने अपनी पेंटिंग के बारे में एक्सप्रेस किया है, वहाँ पे अभिव्यक्ति किया हुआ है, और जो दार्शनिक हैं उनमें तथा अथवा उनमें निहित रहने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। देखिए, जो है, जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, जब हम उस चीज़ को देखते हैं, तभी हमें क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। मतलब रचनाओं की जो अभिव्यक्ति उसमें की गई है, किसमें, सौंदर्य शास्त्र में, तो वहाँ से ही जो है हमें सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन देखने को मिलता है। सौंदर्य नैसर्गिक और सहज है। देखिए, सौंदर्य जो है वो नैसर्गिक, मतलब सौंदर्य जो है नेचुरल है, और सहज मतलब सरल भी है। क्यों? देखिए, जैसे जो प्राकृतिक की देन है, जो प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं, जो नैसर्गिक होती हैं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली हैं, जो शाश्वत हैं, तो हम उन चीज़ों में भी सुंदरता देखते हैं। जैसे कि जो नेचुरल चीज़ें, मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमने बहुत अलंकरण कर दिया उस पर, लेकिन जो उसकी नेचुरल चीज़, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी लड़की है, उसको हमने बाह्य सुंदरता ऐसे मतलब मेकअप करके उसको सुंदर बना दिया, लेकिन जो जब उसको प्राकृतिक मतलब नेचुरल वो सुंदर नहीं होगी, तो वो मेकअप हटने के बाद जो है एक टाइम पे वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो यही वो कह रहा है कि सौंदर्य जो नैसर्गिक है, मतलब नेचुरल है, जो चीज़ें नेचुरल हैं उन्हीं में सुंदरता होती है। अब चाहे वो गुणों को ले लीजिए आप, चाहे वो बाह्य ब्यूटी को ले लीजिए आप, मतलब बाह्य सुंदरता को ले लीजिए, तो वो जो है अपना देखने का नज़रिया है कि हाँ, आपको उसमें सुंदरता दिखती है, जो बाह्य सुंदरता है, या फिर जो आंतरिक सुंदरता है, जो इंटरनल ब्यूटी है, उसमें सुंदरता। तो ये जो है वो नैसर्गिक है, चाहे वो बाह्य हो, चाहे वो आंतरिक हो। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसके स्वभाव और स्वरूप का विवेचन तथा जीवन की अनुभूतियों के साथ साथ उसका समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, सौंदर्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सुंदर वस्तु को देखकर, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जैसे आप लोग को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो वो आपके सामने रख दिया, तो उससे क्या होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। वह हमारे स्वभाव और स्वरूप का विवेचन करता है, तो उससे हमें हमारे स्वभाव का पता चलता है। मान लीजिए चॉकलेट रख दिया और आप एकदम खुश हो गए, तो उससे आपका स्वभाव पता चला कि हाँ, आपको चॉकलेट्स पसंद है, आपको उससे आनंद की अनुभूति हुई है। तो ये जो है, जो आनंद की अनुभूति होती है, ये जो है हमें जो सुंदर वस्तुएं हमें देख के जो आनंद मिलता है, तो यही वो कह रहा है कि जो चीज़ें हमें आनंद भी प्रदान करें और जो चीज़ें हमें सुंदर भी लगें, इन्हीं दोनों का जो समन्वय है, जो स्वरूप है, इसी का जो मुख्य उद्देश्य है, आनंद की अनुभूति का मुख्य उद्देश्य है, वो कहाँ बताया गया है? वो सौंदर्य शास्त्र में बताया गया है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है, जिसके तहत कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया गया है। देखिए, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। तो इसमें किस किस के बारे में बताया? कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित में जो प्रश्न हैं उनका विवेचन किया गया है। मतलब सब लोगों ने कला और साहित्य और जो सुंदर चीज़ें हैं उनके बारे में जो प्रश्न हैं उनका यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि हाँ, सौंदर्य शास्त्र में क्या क्या चीज़ें सुंदरता है, किस प्रकार से सुंदर है वो, तो उसके बारे में इसमें उत्तर या विवेचन दिया गया है। ज्ञान के दायरे में भिन्न इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त होने वाले तात्पर्यों से के लिए यूनानी भाषा में एस्थेटिको शब्द है, जिससे एस्थेटिक की व्युत्पत्ति हुई है। देखिए, यहाँ पे जो है यूनानी भाषा से ये जो एस्थेटिक वर्ड है वो निकला है, और वो यूनानी भाषा में क्या कहते हैं उसको? एस्थेटिको। इस शब्द से जो है वो क्या निकला है, किस चीज़ की व्युत्पत्ति हुई है? एस्थेटिक की। नेक्स्ट देखते हैं, पाश्चात्य सौंदर्य चिंतन का आरंभ। तो पाश्चात्य सौंदर्य चिंतन का आरंभ कैसे स्टार्ट होता है इसमें? देखिए, आप लोगों में जो है एस्थेटिक दो प्रकार की है, एक भारतीय है और आपकी एक वेस्टर्न है, तो मतलब पाश्चात्य है। तो ये जो है आपके सिलेबस में पाश्चात्य एस्थेटिक के बारे में बताया गया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पाश्चात्य सौंदर्य का चिंतन जो है वो बता रही हूँ इसमें थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं, पाश्चात्य जगत में सौंदर्य संबंधित विचार 580 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गए थे। तो ये जो वेस्टर्न की तरफ जो सौंदर्य शब्द है वो कब स्टार्ट हो गया था? 580 ईसा पूर्व ही प्रारंभ हो गया था।
सौंदर्य के बारे में प्रारंभिक सूत्र देने का श्रेय प्राचीन यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस और सुकरात को है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो खोज की थी वो तो बॉमगार्टनर ने की थी, लेकिन जो प्रारंभिक कुछ सूत्र मिले हुए हैं वो किससे मिले हुए हैं? प्राचीन यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस और सुकरात से भी मिले हुए हैं। लेकिन जो इसकी फर्स्ट खोज की थी सौंदर्य की वो की थी बॉमगार्टनर ने, और जो है इन दोनों दार्शनिक ने भी इनके जो प्रारंभिक कुछ सूत्र हैं उनमें इन दोनों का नाम बताया गया, पाइथागोरस और सुकरात का नाम भी आता है। तो पाइथागोरस के ये देखते हैं, पाइथागोरस के अनुसार जो इसकी परिभाषा बताई गई है सौंदर्य शास्त्र की, विश्व दिव्य है और पूर्ण है क्योंकि यह सीमित है और उसके विभिन्न भाग परस्पर क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। यह क्रमबद्धता को हम प्राणियों के जीवन में भी पाते हैं। दिन के बाद रात और रात ऋतु के बाद ऋतु एक विशेष क्रम में आते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामंजस्य और क्रमबद्धता को महत्व दिया गया है। देखिए पाइथागोरस जो बताते हैं कि हर एक चीज़ एक क्रम में है, मतलब हर एक चीज़ जो है सीक्वेंस में है कि इसके बाद ये आना है। तो यही पाइथागोरस बता रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है वो विभिन्न भाग में परस्पर क्रमबद्ध रूप में जुड़े हुए हैं, मतलब वो एक जो है इस सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। चाहे वो हम प्राणियों के जीवन में देखें या फिर हम चाहे मौसम में देखें, जैसे मान लीजिए दिन के बाद रात आनी ही आनी है, या हमारा एक क्रम है, ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आनी ही आनी है। तो ये जो है एक क्रम में जुड़ा हुआ है सब कुछ कि हाँ इसके बाद ये चीज़ आना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हो जाता है कि सामंजस्य और क्रमबद्धता को महत्व दिया गया है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो क्रमबद्धता है, पाइथागोरस ने जो सुंदरता देखी है वो कहाँ देखी है? क्रमबद्धता चीज़ों में देखी है कि हाँ इसके बाद ये चीज़ें आएगी। तो उससे उन्होंने जो है बताया है कि विश्व दिव्य है और पूर्ण है क्योंकि यह सीमित है। तो मतलब उन्होंने बताया कि विश्व में ये चीज़ें होनी ही होनी है, इसके बाद ये आना ही आना है। तो उन्होंने सौंदर्यता कहाँ देखी है? क्रमबद्ध रूप में देखी है। जब मनुष्य अपना चित्त परमात्मा से जोड़ता है तब उसे सौंदर्य की अनुभूति होती है और फिर वह आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। देखिए जब मनुष्य परमात्मा से अपना चित्त जोड़ता है, देखिए जो है जब भी आप जो है अपने मन को शांति प्रदान करेंगे तो आप परमात्मा का ध्यान करते होंगे। कोई भी मुश्किल समय आपके पास आता है तो आप किसको याद करते हैं? परमात्मा को ही तो याद करते हैं, परमात्मा को ही तो अपने साथ जोड़ते हैं। तो यही वो कह रहा है कि अगर हम उसमें लीन हो जाएं पूरी तरीके से तो हमें वो जो आनंद की अनुभूति होती है वो जो है सागर में गोते लगाता रहता है, मतलब इतना अच्छा लगेगा। सागर में गोते लगाना, यहाँ पे एक फ्रेज़ बताया गया है कि जब हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है वो परमात्मा से जब जुड़ जाएगा तो उससे हमें सौंदर्य की अनुभूति होगी, हमें उससे संतोष प्रदान होगा और उससे जो है हम सागर में गोते लगाएंगे। सागर में गोते लगाना यहाँ पे एक मतलब फ्रेज़ की तरह बताया गया है। और इससे जो है इस जो सेंटेंस है तो यही है कि परमात्मा से जुड़ना ही हमारे लिए एक आनंद है। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दार्शनिक के बारे में, प्लेटो के बारे में बताऊंगी। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो जो है मुझे मैसेज करें। थैंक यू।